Hi everyone, so today we're going to do the making of a global world. So in this session I'll be giving you a summary of whole chapter, and this is going to be a very short and crisp video in which we'll be covering all concepts summary which is really important about the chapter. तो आपका फर्स्ट टॉपिक है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड इन द 19th सेंचुरी ग्लोबल इकोनॉमी एंड कॉलोनियलिज्म. पहला ग्लोबलाइजेशन क्या इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बाय शेयरिंग आइडिया टेक्नोलॉजी कल्चर एंड ट्रेडिशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब सबको इकट्ठा करते हैं. किस वजह से? आइडिया शेयर करके, टेक्नोलॉजी शेयर करके, कल्चर की वजह से, ट्रेडिशन की वजह से. ट्रेड विद अनदर कंट्रीज एंड माइग्रेशन इन ग्लोबलाइजेशन. जब हम किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करने लगे, वहाँ पे माइग्रेट होने लगे लोग इन सर्च ऑफ वर्क, तो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो पाई. मनी, स्किल्स, गुड्स, आइडियाज ट्रैवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस विद रिलीजियस पर्सन्स इन ट्रेड. अब क्या है, कोई आदमी जा रहा है लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसके साथ इसके आइडियाज़ जाएंगे, कोई सामान जाएगा, स्किल्स जाएंगे, मनी. और इनको लेके कौन जाता था? लेकिन इनको जाता था रिलीजियस पर्सन्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, पिलग्रिम्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए. सो दे आर गोइंग टू टेक योर skills, goods, money and ideas. We have some specific routes for trade which enable the access of knowledge, food products, skill and germs from one place to another. These routes are known as Silk Route. अब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रूट्स थे जिसकी वजह से हम ट्रेड कर पा रहे थे, और इनकी वजह से क्या हुआ, हमें नॉलेज, फूड प्रोडक्ट्स एंड स्किल एंड जर्म्स का क्या को एक प्लेस से दूसरी जगह हम ले पाए. और इन रूट्स को हम क्या कहते थे? सिल्क रूट. सिल्क रूट कनेक्ट्स एशिया, यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका. अब जो आपका सिल्क रूट है वो किस किस को कनेक्ट करता था? सो सिल्क रूट कनेक्ट एशिया, यूरोप and remember North Africa. Clear with this? So आगे आपका food materials traveled with the traders and food produced in many of the world, like spaghetti of Italy will travel from China, and China it was noodles. अब जब आपके ट्रेडर्स गए तो वो क्या लेके गए? फूड मटेरियल्स भी उनके साथ ट्रैवल किया. तो जो फूड प्रोड्यूस किया गया था अलग अलग पार्ट्स पे, फॉर एग्जांपल स्पगेटी है इटली में, वो कहाँ से आई थी? चाइना से. और चाइना में वो क्या थे? नूडल्स थे. Some food materials like soya, groundnut, potatoes, chilies, tomatoes travel in Europe and Asia after discovery of America. कुछ फूड मटेरियल जैसे सोया हो गया, ग्राउंड नट्स हो गए, पोटैटोज़ हो गए, चिलीज हो गई, टोमेटो, ये यूरोप और एशिया में कब आए? जब हमारे अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर कर लिया था. यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट अमेरिकन कॉलोनीज विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पॉक्स. अब जो आपका यूरोप है उसने अमेरिका को कोई भी ऐसे फिजिकल फोर्स की वजह से नहीं जीता, उसने यूज़ की एक बायोलॉजिकल फोर्स, स्मॉल पॉक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके लिए हमारे अमेरिकन के पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी और उन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज जीत ली. Then your next topic, that is 19th century global economy and colonialism. In 19th century, the society improved rapidly due to intermingle of culture, social and technological factor. 19th century में जो हमारी सोसाइटी है वो इम्प्रूव करती है बहुत ही रैपिडली, क्योंकि कल्चर, सोशल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की मिक्सिंग होने लग जाती है. 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट टुक प्लेस इन इकोनॉमिकल कनेक्शन. अब वहाँ पे 3 मूवमेंट्स हुई, किसकी, कौन से एस्पेक्ट में? इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड के 19th सेंचुरी. फर्स्ट वन वॉज द हाइक इन द ट्रेड इन क्लोथ्स एंड वीट. पहला था कि जो ट्रेड थी क्लोथ्स और वीट की वो बढ़ गई. दूसरा था कि माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ जॉब्स.
दूसरा क्या था, लोग माइग्रेट करने लग गए जॉब्स के लिए। एंड थर्ड वाज द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एट स्मॉल और लार्ज स्केल। और तीसरा क्या था, हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं चाहे वो लार्ज स्केल में हो वेदर इट इज़ इन स्मॉल स्केल। इन ब्रिटेन द पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग बट नॉट लैंड। ये अब हम ग्लोबल इकॉनमी की बात कर रहे हैं। अब जो आपका ब्रिटेन है उसमें पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी बट लैंड तो नहीं बढ़ रही थी। द गवर्नमेंट बैन द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न टू सेटिस्फाई लैंडेड ग्रुप। लैंडेड ग्रुप्स ने गवर्नमेंट को फोर्स किया और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसने कॉटन का इम्पोर्ट बंद कर दिया। Industries and urban dwellers were unhappy with the high food prices and mounted pressure to lift the ban from corners. अब कॉर्नर्स बना दिए गए कि हम कॉर्न इम्पोर्ट नहीं करेंगे, बट अब जो उनके कंज्यूमर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, अर्बन डिवेलपर्स हो गए, वो अनहैप्पी थी क्योंकि इम्पोर्ट बंद हो गया, मतलब प्राइसेस बढ़ गए। क्योंकि अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइसेस तो ऑटोमेटिकली राइज होंगे। इस वजह से वो अनहैप्पी थे और उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि अब कॉर्न लॉस को बैन कर दो। कंजप्शन ऑफ फूड मटेरियल्स इंक्रीज बट नॉट प्राइस। फूड मटेरियल की कंजप्शन बढ़ गई पर प्राइजेस नहीं। इसकी वजह से जो ब्रिटिश फार्मर्स थे वो एबल नहीं थे कि वो मार्केट के साथ compete कर दे, तो इस वजह से वो माइग्रेट करना शुरू कर दिए। The purchasing power of people in England increased by faster industrial growth. Now the Eastern Europe, Australia, America started to cultivate the meet the demands of Britain. अब जो परचेजिंग पावर है पीपल इन इंग्लैंड की वो इंक्रीज कर गई इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से। इस वजह से ये आपका ईस्टर्न यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, वो किसके लिए कल्टीवेशन कर रहा था, ब्रिटेन की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। Agriculture regions needed to connect with the ports and other centers for trade. Therefore, infrastructure development took place, like setup of railways and making of harbors. जो आपका एग्रीकल्चर रीजन है उसको क्या था, पोर्ट्स और ट्रेड सेंटर्स के साथ कनेक्ट होना था। इस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट हुई, जैसे कि रेलवेज बना दिए गए और हार्बर्स मतलब पोर्ट्स बना दिए गए। All development work or an agriculture needed workforce that was fulfilled by migrated laborers from America and Australia. अब जो आपकी डेवलपमेंट वर्क था और एग्रीकल्चर, तो उसको क्या चाहिए था, लेबर चाहिए था, वर्कफोर्स चाहिए रहेगा। अब ये लेबर आपको आया था अमेरिका से एंड ऑस्ट्रेलिया से। Britishers developed canal to irrigate the lands growing cotton to meet the demands of industries. ब्रिटिश ने क्या किया, कैनाल्स बना दी गई जिसकी वजह से जो लैंड है ऑफ ग्रोइंग कॉटन के लिए इंडस्ट्रीज की डिमांड पूरी की जा सके। कैनाल्स होंगी तो लैंड इरिगेट होगी जिसकी वजह से कॉटन ग्रो होगी और डिमांड फुलफिल हो जाएंगी इंडस्ट्रीज की। The important inventions also face the globalization of economies, especially means of transportation, made easier to trade of perishable goods like meat. Now the meat is transferred from America, Australia to Europe. अब कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस चाहिए थे जिसने ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज़ के प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया। हमें जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे, उन्होंने क्या किया, ईजी बना दिया ट्रेड को। जैसे कोई पेरिशेबल गुड्स थे जो कि रॉटन हो जाते थे, जैसे कि मीट हो गया। अब जो मीट था वो हमारे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से यूरोप सेंड किया जाता था। फिर हम बात करें कलोनियलिज्म की। द फ्रीडम ऑफ सम कंट्रीज वॉज कैप्चर्ड बाय डेवलप्ड वंस टू मीट द डिमांड्स। इट वॉज द डार्क फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब जो आपकी कुछ कंट्रीज़ है उसका फ्रीडम कैप्चर कर लिया गया था डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा कि वो अपनी डिमांड्स पूरी कर सके। ये एक डार्क फेज था ग्लोबलाइजेशन का। यूरोपियन पावर्स टू कैप्चर द जोग्राफिकल पार्ट टू मीट द डिमांड्स, दे डिवाइडेड अफ्रीका फॉर देयर मीन्स। यूरोपियन पावर ने कैप्चर कर लिए जोग्राफिकल पार्ट्स
अपनी डिमांड को मीट करने के लिए और अफ्रीका को डिवाइड कर दिया अपने मतलब के लिए। 1885 में यूरोपियन पावर्स ने बर्लिन में मीटअप किया एंड अफ्रीका को लीगली डिवाइड कर लिया। बेल्जियम और जर्मनी, ब्रिटेन एंड फ्रांस कैप्चर्ड द ज्योग्राफिकल एरियाज एंड बिकेम कॉलोनियल पावर्स। अब जो कॉलोनीज थी वो नीड ऑफ मास्टर को फुलफिल करने के लिए यूज़ की जाती थी। एंड जो सोशल इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन था जो कि इकोनॉमिक्स में हो रहा था उसकी वजह से क्या होगा, कॉलोनीज क्या थी, एक मिजरेबल बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, लाइक वर्स्ट कंडीशंस में। Then a last topic, the interwar and post-war economy. The First World War was continued more than 4 years. It was the Industrial War. पहली इंडस्ट्रियल वॉर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो हुई थी 4 साल चली थी। कहाँ से कहाँ तक? 1914 से 1918 तक। टेक्नोलॉजी, वेपन्स, गन्स वर यूज्ड एट लार्ज स्केल इन दिस वॉर। काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी और वेपन्स, गन्स वगैरह का यूज़ किया गया इसमें लार्ज स्केल में। मिलियन ऑफ सोल्जर थे, उनको रिक्रूट किया गया और 20 मिलियन सोल्जर्स इंजर हो गए थे। To meet the demands of war and the industries were restructured. इंडस्ट्रीज को फिर से बनाया गया वॉर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। वुमेन को वर्क देने लगे एंड जो मेन थे वो वॉर में इन्वॉल्व हो गए। जो ब्रिटेन थी वो हाई अमाउंट ऑफ मनी ले रही थी यूएसए से अपने वॉर एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए। वॉर की वजह से जो आपका यूएस का स्टेटस है वो बोरोवर से लेंडर का हो गया था, मीन्स डेप्टर टू क्रेडिटर। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी। जो पोस्ट वॉर इकॉनमी थी उसने इकोनॉमिकल सिनेरियो वर्ल्ड का चेंज कर दिया। जो ब्रिटेन की कंडीशन थी वो डेप्रेबल थी आफ्टर वॉर और उनके लिए बहुत ही टफ हो गया था अपना स्टेटस दोबारा से गेन करना। जो ब्रिटेन था उसने लॉस्ट कर दिया डोमिनेंस इन इंडियन मार्केट और compete नहीं कर पा रहा था जापान के साथ। फिर वॉर के ड्यूरिंग जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज कर दिया गया था ह्यूज डिमांड की वजह से, पर वॉर आफ्टर वॉर जो प्रोडक्शन था वो डाउन चला गया और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। एंड ऑफ द वॉर पे अनएम्प्लॉयमेंट लार्ज स्केल में हो गई ब्रिटेन में। जो वर्ल्ड वॉर था आफ्टर वॉर जो प्रोडक्शन है वीट का वो इंक्रीज हो गया कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, बल्कि डिक्रीज हो गया ईस्टर्न यूरोप में। और जो कंडीशन थी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की वो वर्सन हो गई वो आफ्टर वॉर। आफ्टर वॉर जो प्राइसेस हैं ग्रेन्स के वो फेल हो गए और जो इनकम्स हैं वो डिक्लाइन होने लगी। आफ्टर वॉर जो इकॉनमी है यूएस की वो ऊपर चली गई ड्यू टू मास प्रोडक्शन। हेनरी फोर्ड है जो ओनर्स ऑफ फोर्ड कार्स, उसने कन्वेयर बेल्ट यूज़ की मास प्रोडक्शन के लिए जो कि फॉलो किया गया लेटर यूरोप के द्वारा। और जो आपकी वॉर है आफ्टर द वॉर जो ग्रेट डिप्रेशन है वो काफ़ी सारी कंट्रीज लाइक यूएस, इंडिया ने फेस किया जीडी, दैट इज़ ग्रेट डिप्रेशन। आफ्टर वर्ल्ड वॉर ओवर प्रोडक्शन, फॉल इन प्रोडक्ट्स प्राइसेस, बैंक्स ऑफ यूएस कोलैप्स करके फॉल इन ट्रेड वर द मेजर रीजंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। क्लियर, वो ओवर प्रोडक्शन करने लग गए हम लोग, हमें प्राइसेस के प्रोडक्ट्स गिर गए, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस गिर गए और जो बैंक्स थे यूएस में को कोलैप्स करके ट्रेड फेल हो गई, इसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आ गया। नाउ पॉइंट्स टू नो, बायोलॉजिकल वॉर, एक वॉर जिसमें जर्म्स, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है एनिमी को डिफीट करने के लिए। अब इसकी एग्जांपल क्या थी तुम्हारे पास बायोलॉजिकल वॉर की? कैप्चरिंग ऑफ अमेरिका बाय ब्रिटेन यूजिंग स्मॉल पॉक्स, dissenter who is not going to accept beliefs and practices prevailing in society, indentured labor, एक लेबर जो कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ बॉन्ड एम्प्लॉयर की काम करती थी कुछ टाइम के लिए और
वो अपने होम रिटर्न कर सकता था, उसको हम गिरमिट या मजदूर भी कहते थे। एक्सचेंज रेट, पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के जो वैल्यू ऑफ मनी है वो फिक्स होती है एक दूसरे से वो चेंज करने के लिए। दैट वी हैव नेशनल करेंसीज। जो सिल्क रूट है, एक रूट था जो कि एशिया को कनेक्ट करता था वेरियस रीजन्स ऑफ यूरोप और अफ्रीका से। एल्डोराडो सिटी ऑफ गोल्ड। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, शिकारपुरी, श्रॉफ्स एंड नट्टुकुटाई चीतर। वो क्या थे? ग्रुप्स थे बैंकर्स के जो कि इकोनॉमिकल असिस्टेंस इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर प्रोवाइड करते थे। फिर हेनरी फोर्ड जो ओनर था फोर्ड मोटर्स का, जिसने यूज़ ऑफ कन्वेयर बेल्ट फॉर प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो पहली इम्पोर्टेंट डेट डैट इज़ 1890। यहाँ पे क्या हुआ था? यूएस कॉलोनियल पावर बन गया था। यूएस becomes colonial power. Then you have 1819 again, Rinderpest in Africa. 1800 Indian cotton and 15%. 1929 Great Depression. 1928 से 1934 price of wheat 50% fell. In 1944 Bretton वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे। The important dates we have also discussed. In the next session, I'll try to bring questions. And thank you for watching this video. आपका इसके साथ मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड की समरी मैंने आपको दे दी। इसके बाहर कुछ भी नहीं है चैप्टर में, डिटेल्स दे रखे हैं, बट ऊपर से चैप्टर का यही आपको सार निकल के मिलता है। हर एक टॉपिक का हमने इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस किया, जर्नल पार्ट डिस्कस किया, एंड आज आपको हमने इस चैप्टर के ऑडियो नोट्स दे दिए हैं। लाइक अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, यू कैन सेव दिस वीडियो एंड कभी भी आप ईयर प्लग्स लगा कर सुन सकते हैं इसको, एंड यू विल रिवाइज द चैप्टर। Thank you for watching this video. Hope you guys subscribe to the channel. Like and share.